आज हम रोमांसवाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे रोमांटिक काल, रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदता काल भी कहा जाता है। इसमें अभिव्यंजना एक नई फ्रीडम के साथ में दिखाई देती है। इसमें किसी भी बंधन से मुक्त होकर कलाकारों ने कार्य करना आरंभ किया और इसे रोमांसवाद की श्रेणी में लिया गया। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द रोमा से हुई। रोमा, जिसका अर्थ है कथा, जिसमें कल्पित कथाओं का समावेश, साहसिक घटनाक्रमों का जिक्र, परिकथाओं, क्रिएचरों जैसा अति रहस्यात्मक रूप चित्रित या रचित होने लगा था। मध्यकालीन कथाओं घटनाओं के आधार पर भी इसका प्रभाव पड़ा। न केवल चित्र बल्कि अभिव्यंजना में प्रमुख जैसे लिटरेचर, जिसमें काव्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, इनका भी प्रभाव पड़ा। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर रहे, कला समाज के खिलाफ था। कोई इन्होंने अपना मापदंड नहीं माना, बेरोक टोक अनुभूति के द्वारा इन्होंने चित्रण कार्य किया। रोमांसवाद को रोमांटिक युग भी कहा जाता है। यह कलात्मक, साहित्यिक, संगीत और बौद्धिक आंदोलन के रूप में इस समय उद्भूत हुआ। रोमांसवाद की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में मानी जाती है। इसका राजनीति पर महत्वपूर्ण एवं जटिल प्रभाव पड़ा। कलाकार की भावनाओं की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति या स्वतंत्र अभिव्यक्ति मान लें, रोमांसवाद में हम देख सकते हैं। एक जर्मन आर्टिस्ट हैं कैस्पर डेविड फ्रेडरिक। इनके अनुसार रोमांसवाद में भावनाओं पर महत्व दिया गया। कलाकार की भावना उसका कानून है। इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यह माना जाता था कि कला की सामग्री आर्टिस्ट की सोच या कल्पना से आनी चाहिए, जिसमें कृत्रिम नियमों का हस्तक्षेप कम से कम हो, किंतु अन्य कार्यों के लिए मॉडल के प्रभाव को आर्टिस्ट की अपनी कल्पना में बांधा हुआ माना जाता था। चित्रकला में रोमांसवाद ने खुद को लैंडस्केप पेंटिंग के रूप में भी प्रस्तुत किया है और महत्वपूर्ण चीज लैंडस्केप पेंटिंग की ही बात इसमें हम देख सकते हैं। जैसे 1760 के दशक के प्रारंभ में ब्रिटिश आर्टिस्ट ने जंगलों के छोटे छोटे लैंडस्केप और तूफानों के लैंडस्केप, सीस्केप बनाए। चित्रकला में कल्पना को रोमांसवाद में पहली बार दर्शाया गया और रोमांसवादी चित्रकारों ने लैंडस्केप पेंटिंग को एक शैली के रूप में देखा। रोमांसवाद के मुख्य कलाकार गोया, कॉन्स्टेबल, टर्नर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जेरिको, देलाक्रा इस तरह से रहे थे। और हम देख सकते हैं कि ऐसे चित्रों में इनके चित्रों में हम प्रमुख चित्र जो रोमांसवादी कहलाते हैं, उनमें द राफ्ट ऑफ मेडूसा, जो कि थियोडोर जेरिको का था, सदर्न डेवरिंग हिज सन, फ्रांसिस्को गोया का वंडर अबाउट द सी ऑफ फोक, कैस्पर डेविड फ्रेडरिक का लिबर्टी लीडिंग द पीपल, यूजीन देलाक्रा का द 3rd of May, फ्रांसिस्को गोया का द फाइटनिंग टेम्पर, टर्नर का द हेविन, जॉन कॉन्स्टेबल का द नाइटमेयर, हेनरी फ्यूसिल। इन सभी चित्रकारों के चित्रों में हमें प्रकृति प्रेम, प्राकृतिक रहस्य, मानवीय दृष्टिकोण, आत्माभिव्यंजना, रहस्यात्मक भावना, व्यक्तिक प्रेमाभिव्यक्ति, प्राचीन संस्कृति के प्रति व्योमोह, प्रतीक
योजना, निराशा, पलायन, अहम के उदात्तीकरण आदि के दर्शन हमको होते हैं। फ्रांसीसी स्कूल की नई पीढ़ी के नेतृत्व में यूरोपीय चित्रों में स्वच्छंदतावादी यानी रोमांसवादी विचारों के प्रति आसक्ति और नव प्राचीनवाद के बीच में विमोह उत्पन्न हो गया। अभी नव प्राचीनवादियों की शिक्षा दीक्षा स्कूल में ही हो रही थी। धीरे धीरे ब्रश का संचालन, रंगांकन पद्धति, मुक्त हस्त संचालन आदि में परिवर्तन आने लगा। एक और नई केंद्रीय शैली थी राष्ट्रवादिता, और राष्ट्रवादिता के अंतर्गत राष्ट्रवादिता का अभिकथन, जो दर्शन के माध्यम से रोमांसवादियों का प्रमुख वाहक बन गया, और इन्हीं पे आधारित बहुत से चित्रकारों ने अपने चित्र भी चित्रित किए। रोमांसवाद या रोमांटिसिज्म, जिसकी उत्पत्ति रोमा शब्द से हुई है। रोमांसवाद कला, साहित्य और बौद्धिक क्षेत्र का एक आंदोलन था। 18वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ। 1800 से 1850 तक के काल में यह आंदोलन अपने चरम पर था। 18वीं शताब्दी से आज तक पॉलिटिक्स, आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर को प्रभावित करने वाले रोमांसवाद को एक दार्शनिक जैक रूसो ने इसको अपने भाषा में बताया। उनका मानना था कि अगर नेकी की दुनिया में लौटना है और भ्रष्टाचार रहित जीवन की खोज करनी है तो प्राकृतिक या प्रकृत अवस्था में जाना होगा। इनके विचार से मानव में जन्म से कोई बुराइयां नहीं होती हैं। रोमांसवादियों का विचार था कि केवल बुद्धिनिष्ठ व नियमबद्ध होने से कला की चेतना समाप्त हो जाती है और उसका विकास नहीं हो पाता, और उन्होंने निर्भीक होकर स्वतंत्र विचार से कला निर्माण करने का निश्चय भी किया। उनका विश्वास था कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति भावनाओं पर निर्भर रहकर चित्रण करने से ही हो सकती है। भावनाओं को जागृत करने के उद्देश्य से उन्होंने कल्पित कथाओं व साहसिक घटनाओं एवं परिकथाओं को चित्रित करना ही उपयुक्त समझा। रोमांसवाद को स्पष्ट रूप देने का श्रेय थियोडोर जेरिको को जाता है। हम देखते हैं कि इससे पूर्व का नवशास्त्रीयतावाद, जिसका प्रमुख दोष तर्क कठोरता माना गया, उसमें मानवता व समाज के यथार्थ रूप को कोई स्थान नहीं दिया गया था। समाज में वैचारिक जागृति बढ़ने लगी थी और कलाकारों के लिए आवश्यक ये था कि जो चेंज हो रहा, जो सोशल बैकग्राउंड था, जिसमें पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था, उसके अनुकूल अपनी विचारधारा है उसको भी बदले। जबकि दाविद कहते थे कि कला का आधार तर्क होना चाहिए, परंतु हम एक फ्रेंच कहावत के बारे में भी देखते हैं कि दिल के भी अपने कुछ तर्क होते जिनका तर्क शास्त्र के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता। अब ये जो बात है वो स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म में हमको देखने को मिलती है कि अभिव्यक्ति प्रदान करने का एक साधन तर्क है, किंतु कलाकृति का जन्म भावना में होता है व भावनाओं से ही कलाकृति में चैतन्य भाव आता है। महान कलाकृति के सृजन में भावना एवं बुद्धि दोनों के सहयोग की आवश्यकता होती है, और दाविद के शिष्यों की नवशास्त्रीयतावाद पर विशेष निष्ठा नहीं रही थी। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, पर 18वीं सदी के फ्रेंच समाज में नवशास्त्रीयतावाद लोकप्रिय होने का मुख्य कारण समकालीन फ्रेंच समाज का सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत जीवन के प्रति परंपरागत तार्किक दृष्टिकोण था। अब नवशास्त्रीयतावाद में हम देख सकते हैं कि जो कला के क्षेत्र में परंपरा से चले आ रहे आदर्श थे, उनको इन्होंने बिल्कुल नकार दिया या ठुकरा दिया और नैसर्गिक भावनाओं द्वारा कला की निर्मिति करना शुरू किया। नैसर्गिक भावनाओं के
अंतर्गत उन्होंने अपनी अभिव्यंजना के आधार पर भावना का सृजन किया, जो कि हम देख सकते हैं कि स्पष्टतः रूसो के जो सिद्धांत थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मानव है उनमें जन्मतः कोई बुराई नहीं होती है, और जो हमारे विश्व में जो शांति की स्थापना करने के लिए आवश्यक है कि जो मानव जीवन है वो स्वाभाविकता से परंपरागत विचार या आदर्शों के को अलग करके एक सृजनशील व्यक्तित्व का निर्माण करे। तो यह बात जो सिद्धांत था, इसके अनुरूप रोमांसवाद में हम कला संबंधी जो अध्ययन है वो आगे हम देखेंगे, क्योंकि रोमांसवादियों में बुद्धिनिष्ठ और नियमबद्धता का विचार नहीं रहा था, और उन्होंने जो भी कला निर्मित की वो एकदम निर्भीकता से की। इसी के कारण उन्होंने भावनाओं को जागृत करके अपनी जो कल्पना है या साहसिक घटनाएं हैं, परिकथाएं हैं, उन्हीं के आधार पर उन्होंने चित्रण कार्य किया।